हाय फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे बीएफएम यूनिट 4 डॉक्यूमेंट्री लेटर्स ऑफ क्रेडिट का क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें सर केस स्टडी नहीं रहेगा, सिंपल कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू यूसीपी 600 अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज। यूसीपी 600 के तहत लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है सर? रिवोकेबल अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, irrevocable even if there is no indication to that effect। रिवोकेबल मतलब क्या है सर? रिवोकेबल में क्या होता है, आप एलसी के टर्म्स एंड कंडीशंस कभी भी चेंज कर सकते हो विदाउट इंटीमेटिंग, विदाउट परमिशन फ्रॉम बेनिफिशियरी, कंफर्मिंग बैंक। तो इसमें सर अनसिक्योर होता था, कौन रिस्की था बेनिफिशियरी के लिए, तो ये ओल्ड यूसीपी में था रिवोकेबल का। ठीक है, तो ये इज रॉन्ग। इरिवोकेबल इवन इफ देयर इज नो इंडिकेशन टू दैट इफेक्ट, एलसी में मेंशन भी नहीं किया होगा। एलसी में कैसे मेंशन होता है सर? दिस लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यूड सब्जेक्ट टू यूसीपी 600 एंड इज इरिवोकेबल। ऐसे सर कहां पे रहता है? लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन किया होता है फील्ड्स में। दिस एलसी इश्यूड सब्जेक्ट टू यूसीपी 600 एंड इरिवोकेबल। सपोज सर एलसी में इरिवोकेबल भी नहीं रहा यूसीपी 600 के तहत, तो उसे इरिवोकेबल ही माना जाएगा। तो बी इज करेक्ट। इरिवोकेबल का मीनिंग क्या है सर? कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस कैन नॉट बी चेंज्ड। एक बार एलसी इश्यू हो गई, वंस इश्यूड, आप चेंज नहीं कर सकते हो, कैन नॉट चेंज। ठीक है, इसके लिए आपको सर कंसर्ट लेना पड़ेगा ऑल पार्टी का, कंसर्ट ऑफ ऑल पार्टीज रिक्वायर्ड। ये होगा इरिवोकेबल। रिवोकेबल में क्या होता है, आप कभी भी एलसी कैंसिल भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। इरिवोकेबल में आप विदाउट कंसर्न एलसी के टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज नहीं कर सकते या एलसी कैंसिल नहीं कर सकते। सो बी इज करेक्ट आंसर। ऑलवेज अ कंफर्म क्रेडिट, ये सी रॉन्ग है। गवर्न बाय द लॉज ऑफ इंपोर्टर्स कंट्री, एलसी सर यूसीपी के गाइडलाइन से गवर्न होता है। ठीक है, तो डी इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑलवेज कंफर्म क्रेडिट, जब बेनिफिशियरी को चाहिए तभी ये कंफर्म होता है, वरना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, अंडर यूसीपी 600 द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंकिंग डेज एंड इश्यूइंग बैंक हैज टू एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स एंड डिसाइड इज। यूसीपी के तहत बैंक के पास, इश्यूइंग बैंक के पास कितने बैंकिंग डेज है डॉक्यूमेंट एग्जामिन करने के लिए और कंप्लाई है क्या नहीं वो डिसाइड करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सर। नंबर ऑफ बैंकिंग डेज पूछा है। बैंकिंग डेज मतलब बैंक जिस दिन वर्क करता है वो डे। ठीक है, सैटरडे संडे सर छुट्टी रहेगा। फर्स्ट दिया है सर 7 बैंकिंग डेज। 7 बैंकिंग डेज रॉन्ग है। 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, ये सर आप जब शिपमेंट करते हो कोई एक्सपोर्ट, तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने का टाइम पीरियड है बैंक को फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। 21 डेज में आपको बैंक को डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ये 5th यूनिट में आएगा। बी इज रॉन्ग। 5 बैंकिंग डेज इश्यूइंग बैंक के पास होता है, उसमें बैंक को डिसाइड करना है डॉक्यूमेंट कंप्लाई है या नहीं है। 5th डे हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे शिफ्ट होता है, 1 डे शिफ्ट होता है। सपोज 5th डे संडे आ रहा है तो ये सर मंडे चला जाएगा, बस सिंपल है। ये इंपॉर्टेंट है, 5 बैंकिंग डेज। बैंकिंग डेज इतना याद रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म
complying presentation under UCP 600 means। द टर्म कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है अंडर यूसीपी 600 वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर जेन्युइन। सर डॉक्यूमेंट्स तो जेन्युइन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट मस्ट बी जेन्युइन, बट ये सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ भी सर आपको एलसी के जो टर्म्स है, रूल्स एंड टर्म्स कंप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इज रॉन्ग। प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है लेटर ऑफ क्रेडिट का, और जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया वो कंप्लाई होना चाहिए। एप्लीकेबल यूसीपी रूल्स एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिस आईएसबीपी। बी इज करेक्ट आंसर। presentation of documents that are approved by the buyer and applicant। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि सर जो अपना ईएलसी का ट्रांजैक्शन जो है ना, वो सर बायर से अलग है, यानी इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है। एक बार ईएलसी इशू हो गया तो बायर का सर कुछ लेना देना नहीं रहता है, सिर्फ पेमेंट का। ये बैंक और बायर, इश्यूइंग बैंक और बायर, इन दोनों का अलग ट्रांजैक्शन रहेगा। एलसी इश्यू होने के बाद अलग ट्रांजैक्शन रहेगा। ये सिंपल याद रखना और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसमें सर बायर का कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है, यानी एलसी क्या है सर, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन है और ये इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है फ्रॉम बायर। प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बिफोर द एक्सपायरी। सर ये एक सिर्फ सिंपल टर्म्स, एक सिंपल पॉइंट है कंप्लायंट, कंप्लायंट होने का डॉक्यूमेंट्स। आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट कर रहे हो एलसी एक्सपायर होने से पहले आपको प्रेजेंट करना है। बट ये ब्रॉडर डेफिनेशन में नहीं है, आता है जो ऊपर जो है ना, यहाँ पे ब्रॉडर डेफिनेशन में आएगा। डी इज ऑल्सो रॉन्ग। ये सभी सर बी इज परफेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन 4, a red clause in a letter of credit primarily allows। रेड क्लॉज एलसी में क्या अलाउ करता है सर? द बायर टू इंस्पेक्ट गुड्स बिफोर पेमेंट। पेमेंट करने के पहले हम गुड इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन में कर सकते हैं, जब डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट रहता है, तो यूजांस पीरियड रहता है, तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, वो जाके हम डॉक्यूमेंट्स देंगे, डायरेक्ट हमें गुड मिलेगा, वहां पे इंस्पेक्ट भी नहीं होता है। तो ये इज रॉन्ग। द बेनिफिशियरी टू ड्रॉ एन एडवांस बिफोर शिपिंग द गुड्स, ये करेक्ट आंसर है। रेड क्लॉज में सर आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए पैसा मिलता है, एडवांस मिलता है, जैसे कि रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, इसके लिए आपको पैसा मिलेगा। ग्रीन क्लॉज में, ग्रीन क्लॉज एक एलसी है सर, वहां पे आपका गुड्स जो है वेयर हाउस में चला गया, वेयर हाउस हो गया, तो आपको पेमेंट मिल जाता है वहां पे। सो बी इज करेक्ट। सी क्या बोला है सर? द ट्रांसफरिंग ऑफ क्रेडिट टू अ सेकंड बेनिफिशियरी, ये आता है सर ट्रांसफरेबल एलसी में। आप क्या करते हो सर, सेकंड, आपको जो भी सपोज 50,000 का एलसी मिला है, तो इसमें का कुछ पार्ट आप सेकंड बेनिफिशियरी को ट्रांसफर कर सकते हो 45,000, ये ट्रांसफरेबल एलसी में आता है। तो इस केस में ये रॉन्ग है। इश्यूइंग बैंक टू कैंसल द क्रेडिट यूनिलैटरली, अब तो यूसीपी 600 में सर आप इसको रिवोकेबल बोलते हैं, रिवोकेबल यूसीपी 600 में अब बंद हो गया। ये सभी चीजें याद रखिए, छोटी छोटी चीजें बट इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज कंसिडर्ड ओरिजिनल एज पर यूसीपी 600 आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के तहत कौन सा डॉक्यूमेंट एज ओरिजिनल कंसिडर किया जाता है यूसीपी 600 के? आर्टिकल 17 में सर फर्स्ट है, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट है उसको ओरिजिनल जब कब ट्रीट किया जाता है, उसमें फर्स्ट है जब उसके ऊपर ओरिजिनल सिग्नेचर हो, डॉक्यूमेंट पे ओरिजिनल साइन,
सेकंड सर, ओरिजिनल मार्किंग होना चाहिए या स्टैंपिंग होना चाहिए डॉक्यूमेंट में, ओरिजिनल मार्किंग और स्टैंपिंग। और थर्ड सर, जो भी डॉक्यूमेंट है उस पे अपीयर होना चाहिए कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय, इश्यू किया है इश्यूअर ने। ठीक है, ये तीन चीजें जब रहेगा तब उसे हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मानेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है सर, डॉक्यूमेंट प्रिंटेड ऑन अ प्लेन पेपर फ्रॉम अ कंप्यूटर। सर इसे हम ओरिजिनल नहीं मानेंगे। इन केस जब एलसी ये डिमांड करता है तो ये कंसिडर किया जाएगा, एलसी में स्पेसिफाई होना चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है ना सर, ये एलसी डिमांड करता है तभी चलेगा, एलसी डिमांड, बट एज पर 17 ये गलत है। अ डॉक्यूमेंट दैट स्टेट्स इट इज डुप्लीकेट कॉपी, सर ऑलरेडी डुप्लीकेट है तो ये ओरिजिनल कैसे माना जाएगा, बी इज आल्सो रॉन्ग। अ डॉक्यूमेंट बियरिंग एन apparently ओरिजिनल सिग्नेचर ऑफ द इश्यूअर, ये कहा मैच हो रहा है सर अपना तीन कंडीशन में का फर्स्ट वन, तो सी इज करेक्ट आंसर। और फोटोकॉपी ऑफ साइन डॉक्यूमेंट ये भी नहीं चलेगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the expiry date of letter of credit falls on a Sunday, which is bank holiday. The presentation of documents is made on the immediately following Monday. Is the presentation is valid? हमने ऑलरेडी ये सिचुएशन डिस्कस किया है प्रीवियस क्वेश्चन में। जब भी सर आपका लास्ट डे एलसी प्रेजेंटेशन का रहता है, लास्ट डे ऑफ एलसी प्रेजेंटेशन, उस दिन छुट्टी रहती है, हॉलीडे, तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वर्किंग डे पे शिफ्ट होता है, नेक्स्ट इमीडिएटली नेक्स्ट रहेगा सर, नेक्स्ट वर्किंग डे पे शिफ्ट होता है। नो द प्रेजेंटेशन इज लेट, ये रॉन्ग है। यस द पीरियड ऑफ वैलिडिटी इज एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट फॉलोइंग बिजनेस डे। ठीक है, ओनली इफ द एप्लीकेंट एग्रीज, ये भी रॉन्ग है। ओनली इफ कंफर्मिंग बैंक इज ओपन, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन है। Next question. Which of the following statements accurately reflects a change introduced by the UCP 600 2007 version, specifically regarding the time allowed for banks to examine documents? UCP 600 में कौन सा मेजर सर चेंज हुआ है रिगार्डिंग बैंक के पास जो टाइम है डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करने के लिए, वो कितना दिन है एज पर यूसीपी 600, हमें ये बताना है। फर्स्ट है सर, द एग्जामिनेशन पीरियड वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम रीजनेबल टाइम नॉट एक्सीडिंग 10 बैंकिंग डेज टू मैक्सिमम 7 बैंकिंग डेज। यूसीपी 600 में सर ये 5 बैंकिंग डेज है। और सर ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, 5 बैंकिंग डेज है सर, नॉट कैलेंडर डेज, नॉट कैलेंडर डेज। जो भी बैंकिंग डेज रहेगी वो कंसिडर किया जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है सर, द एग्जामिनेशन पीरियड रिमेन्स रीजनेबल टाइम बट द मैक्सिमम वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 7 बैंकिंग डेज टू 5 बैंकिंग डेज फॉलोइंग द डे ऑफ प्रेजेंटेशन। जैसे प्रेजेंट होता है उसके बाद से 5 वर्किंग डेज में आपको कंप्लाइंट है क्या नहीं ये बताना है, तो बी इज करेक्ट। यूसीपी 600 मैंडेटेड फिक्स्ड एग्जामिनेशन, ये देखो यहाँ पे 5 कैलेंडर डेज भी दिया है, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो बैंकिंग डेज इज करेक्ट ऑप्शन है, 5 बैंकिंग डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एज पर यूसीपी 600, if letter of credit does not state whether it is revocable or irrevocable, what is its status? जब यूसीपी 600 में ये वर्ड नहीं देता है ना सर, रिवोकेबल और इरिवोकेबल, तो बाय डिफॉल्ट उसे रिवो इरिवोकेबल माना जाता है। ई रिवोकेबल माना नहीं जाता, इरिवोकेबली रहता है। ठीक है, it is considered irrevocable as UCP 600 explicitly removed the reference of revocable credit.
यूसीपी 600 में रिवोकेबल क्रेडिट है ही नहीं, एंड डिफाइंस अ क्रेडिट इज एज एन रिवोकेबल इरिवोकेबल अंडरटेकिंग। हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। What is the key difference between red clause ELC and green clause letter of credit? ग्रीन क्लॉज एलसी एंड रेड क्लॉज एलसी में सर आपको दोनों चीज में आपको एडवांस मिलता है, बट दोनों में डिफर है कब आपको कौन सी चीज के लिए एडवांस मिलता है। रेड क्लॉज में आपको, जैसे अभी हमने देखा, रेड क्लॉज में आपको बिफोर शिपमेंट बिफोर शिपमेंट आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको एडवांस मिलता है। ग्रीन क्लॉज में आपको सर जब आपके गुड्स वेयर हाउस होते हैं, वेयर हाउस में चले जाते हैं, तब आपको अंडर ग्रीन क्लॉज एलसी में आपको एडवांस मिलेगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ग्रीन क्लॉज एलसी रिक्वायर्स एन एडिशनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग द गुड्स हैव बीन वेयर हाउस। आपका जो गुड्स है वो वेयर हाउस में चला गया है, इन एडिशन टू द रिटर्न अंडरटेकिंग एंड रिसिप्ट रिक्वायर्ड बाय रेड क्लॉज एलसी। बस ये डिफरेंस है। ग्रीन क्लॉज में आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट लगता है, बाकी सर कोई रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पे दिया है रेड क्लॉज एलसी इज रिवोकेबल, ग्रीन क्लॉज इरिवोकेबल, ये गलत है। रेड क्लॉज एलसीज आर ओनली फॉर गुड्स एंड ग्रीन क्लॉज ये भी सर्विसेज, ये भी गलत है। रेड क्लॉज एलसी परमिट एडवांस ओनली फॉर पोर्शन ऑफ द वैल्यू एंड ग्रीन क्लॉज इज ये इज आल्सो रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंपोर्टर इन इंडिया received documents under site letter of credit for USD 50,000 on November 10. The LC issuing bank's policy is to crystallize the foreign currency liability into Indian rupees if the bill is not retired within 7 calendar days of document receipt. The prevailing bill selling rate on the 7th date crystallization date ये रेट चल रहा है, ये हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखेंगे। इंडिया का इंडियन इंपोर्टर है, ठीक है, इंपोर्टर है मतलब कुछ सामान खरीद रहा है बाहर से, फ्रॉम यूएसए से। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आ गए, ठीक है, इंपोर्ट बिल आ गया, तो उसे पेमेंट करना है सर कैसे, साइट एलसी है। ये साइट एलसी में क्या है, जैसे ही बैंक के पास डॉक्यूमेंट आ गए और इंपोर्टर को देना है, तो डॉक्यूमेंट्स हम हैंड ओवर करोगे, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। पेमेंट के बाद हम उनको डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करेंगे। सेकंड है सर क्या, यूजांस। यूजांस में क्या है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, उसको बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर ये है आया है 10 नवंबर को 50,000 यूएसडी। ओके, यहां तक समझ गए। नेक्स्ट बोला गया है जो भी साइट बिल है, साइट बिल इन फॉरेन करेंसी, बैंक का इंटरनल पॉलिसी है, इफ कस्टमर 7 कैलेंडर डेज में कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा, उसी को बोलते रिटायर। बिल रिटायर नहीं करेगा विद इन 7 कैलेंडर डेज, तो बैंक उसे क्रिस्टलाइज करेगा आफ्टर 7th डे। क्या करेगा सर, क्रिस्टलाइज करेगा 7th डेट पे। क्रिस्टलाइज मतलब जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी उसे आईएनआर में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है या फॉरेन करेंसी रिस्क है उस पे सर ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो क्रिस्टलाइज करके फॉरेन करेंसी को आईएनआर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है, और रेट भी दिया है सर, ये 7 डेट पे ये रेट चल रहा है, बिल सेलिंग रेट पे। हमें बोला गया एज्यूमिंग इंपोर्टर फेल्स टू रिटायर
द बिल बाय द डेडलाइन, मतलब जो 7th डेट का जो है कैलेंडर डेज का वो इंपोर्टर ने फेल कर गया है। व्हाट इज द रूपी लाइबिलिटी क्रिस्टलाइज बाय द बैंक एंड ऑन विच डेट, कौन से डेट पे हम क्रिस्टलाइज करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द डॉक्यूमेंट्स। नवंबर 10 को आया है, वहां से 7 डेज करिए सर, नवंबर 17, नवंबर 17 कौन सा ऑप्शन है सर, बी ऑप्शन। और ये सर कैलकुलेट कीजिए, 83.50 इंटू 50,000, ये कितना आता है देखिए, ये आएगा सर, सेम ही आएगा, इतना ही आएगा 4175। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, according to the principles of Ecoterms 2020, which trade term requires the seller to bear the absolute maximum level of cost and risk, including the responsibility for clearing the goods for import and paying all applicable duties and taxes in the buyer's country। क्वेश्चन क्या पूछा गया है सर, इनकोटर्म जो 2020 है उसमें सर सेलर की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क कौन से इकोटर्म्स में है, जिसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर, गुड्स क्लियर करना, इंपोर्टर कंट्री का भी सर उसे ड्यूटी एंड टैक्स पे करना है। एक्स वर्क में सर सेलर का रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे कम रहता है और बायर का सबसे ज्यादा रहता है, ये भी रॉन्ग है। फ्री ऑन बोर्ड मतलब सर जो शिप रहता है ना वहां तक बायर सामान रख के दे देगा, यहां से उसके कंट्री तक लेने की जिम्मेदारी, चार्जेस सभी चीजें बायर की रहती, ये भी रॉन्ग है। CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, ये जो चीजें है फ्राइट, यहां तक ये सेलर की कंट्री है, ये बायर है, ये बीच वाला पार्ट नहीं है, ये यहां तक जो सभी चीज है वो करेगा अपना सेलर, यहां पे भी ये डिलीवरी ड्यूटी पेड, ड्यूटी मतलब ये टैक्स आएगा सर, जस्ट एक लॉजिक बता रहा हूं आपका सर, ये बायर के यहां तक पे करना पड़ेगा सेलर को, और रिस्क भी सेलर का ही रहेगा, डी इज करेक्ट आंसर, जहां पे सेलर का सबसे ज्यादा रिस्क प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, बायर का सबसे ज्यादा कम रहेगा यहाँ पे। यक्स वर्क और डीडीपी याद रखिए, इसमें का एक आधा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूसीपीडीसी स्टैंड्स फॉर, यूसीपीडीसी का लॉन्ग फॉर्म बताना है। डीसी में क्या आता है सर, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, देखिए तीनों जगह पे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्रेडिट, ये क्या होगा सर, सी इज रॉन्ग। फर्स्ट क्या है सर, यूनिफॉर्म कस्टम्स, यहाँ पे क्रेडिट है, ये भी रॉन्ग हो गया। यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, डी इज करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आईसीसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, which publication represents the currently active version of the UCPDC, Uniform Customs and Practices for Documentary Credits, ये है इसका आंसर सी, यूसीपी 600 2007 वाला लेटेस्ट है। क्वेश्चन, while payment is a function of all LCs, which term is not used to specify a specific type or structure of letter of credit itself? पेमेंट क्या है सर, फंक्शन है सभी एलसी का, नीचे दिए गए ऑप्शन में का सर कौन सा जो टाइप है टर्म वो लेटर ऑफ क्रेडिट में यूज नहीं होता है। फर्स्ट है सर negotiation LC, a credit where the beneficiary's drafts are drawn on a bank other than issuing bank, ये सर टाइप ऑफ एलसी है।
A credit used as a performance guarantee payable upon default. ये हमने देखा है SBLC, ये भी है सर. A credit simply named for its core function making a payment. पेमेंट एलसी सर ये टर्म ही नहीं है एलसी में, और बैक टू बैक एलसी भी है. तो सी इज करेक्ट आंसर. ये वाला टाइप एलसी में नहीं है. ठीक है. A negotiating bank in good faith pays the beneficiary under a revocable LC. रिवोकेबल एलसी है, निगोशिएटिंग बैंक ने पेमेंट कर दिया बेनिफिशियरी को. द इश्यूइंग बैंक हैड ऑलरेडी सेंट अ कैंसलेशन नोटिस. जो एलसी है ना, वो कैंसलेशन नोटिस इश्यूइंग बैंक ने पहले ही सेंड किया था, बट इट अराइव्ड आफ्टर द पेमेंट वाज मेड. निगोशिएटिंग बैंक के पास कब आया सर? वो पेमेंट करने के बाद उसके पास आया. अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिस, हु इज ऑब्लिगेटेड टू रियम्बर्स द निगोशिएटिंग बैंक? इस केस में सर निगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट कौन करेगा? इश्यूइंग बैंक. इश्यूइंग बैंक रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए इस केस में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. The fundamental principle of site LC is that payment is triggered by a specific event. What is that event? The physical arrival of the goods at the destination port, the insurance issuance of commercial invoice by the seller. कमर्शियल इनवॉइस इशू करने के बाद थोड़ी आपको पेमेंट मिलने वाला है सर? नहीं, बी रॉन्ग है. The presentation of documents that fully conform to the LC's terms. The approval of the goods by the buyer's quality inspector. डी भी रॉन्ग है. ये क्या बोला है सर? गुड्स डेस्टिनेशन पोर्ट के आने के बाद. ये भी रॉन्ग है सर. सी करेक्ट है. द प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट फुल्ली कंफर्म टू द एलसीज टर्म्स. मतलब जैसे ही डॉक्यूमेंट कंप्लाई होता है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बायर को हैंड ओवर किया जाता है अगेंस्ट पेमेंट. जैसे पेमेंट देगा डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किया जाएगा. ये है साइट एलसी. यूजर्स एलसी में सर आपको डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किया जाता है अगेंस्ट एक्सेप्टेंस. अगेंस्ट क्या सर? एक्सेप्टेंस. आपको बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है. बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है. तो यूजर्स में अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कुछ पीरियड के बाद, यानी 90 डेज फ्रॉम शिपमेंट और 90 डेज फ्रॉम बिल ऑफ एक्सचेंज. और यहाँ पे सर तुरंत पेमेंट करना रहता है. तो प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट दैट फुल्ली कंफर्म टू द एल सिस्टम. ये करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following documents serve as contract of carriage, a receipt of goods, and a document title for sea shipment? Sea ship commercial invoice sir. इनवॉइस सर आपका सभी डिटेल्स रहता है, क्या खरीदा है, क्या सेल किया है इनवॉइस में. बिल ऑफ लेडिंग ये रॉन्ग है. बिल ऑफ लेडिंग ये करेक्ट है सर. सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये गुड्स पर्टिकुलर ओरिजिन के है, जैसे कि इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस पे मेंशन रहेगा ये गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस हुए, मैन्युफैक्चर हुए हैं. पैकिंग लिस्ट में सर आपका वेट, ग्रॉस वेट, नेट वेट और पैकिंग मार्क्स रहता है. तो बिल ऑफ लेडिंग इज करेक्ट. ये है सर टाइटल ऑफ गुड्स भी कहा जाता है. ये सर निगोशिएबल है. निगोशिएबल मतलब सर जब पोर्ट पे जाएगा डिस्चार्ज, जिसके पास बिल ऑफ लेडिंग रहेगा ओरिजिनल गुड्स उसे दिया जाएगा. ठीक है. और इसे रिसीट ऑफ गुड्स भी कहा जाता है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज ये ट्रांसपोर्ट में यूज होता है. तो बी इज करेक्ट आंसर. An Indian company made an outward remittance for import on January 15. इंडियन कंपनी ने क्या किया सर? आउटवर्ड रिमिटेंस किया है. इसने वो इंपोर्ट किया था 15 जनवरी को. बाय
entry proof, follow up with the importer and mark off the entry in IDPMS. जैसे ही पेमेंट किया है विद इन 90 डेज इंपोर्टर को सर बिल ऑफ एंट्री सबमिट करना है, और सबमिट नहीं किया है तो एडी बैंक को उसके साथ में बिल ऑफ एंट्री के लिए फॉलो अप करना है। तो देखिए जनवरी 15 से 90 डेज कौन सा आता है? फेब्रुवरी मार्च अप्रैल बाय अप्रैल 15। सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन, the URR Uniform Rules for Reimbursement, which govern bank-to-bank payments under letter of credits, are codified in which specific ICC publication? URR का कौन सा ICC पब्लिकेशन है वो बताना है। UCP 600 ये तो एलसी गवर्न करता है। URR 725 ये है सर करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट। ISBP ये सर यूसीपी 600 को हेल्प करता है कि डॉक्यूमेंट कैसे चेक किया जाता है। आईसीपी आईएसपी 98 ये सर है एसबीएलसी के लिए। तो बी इज करेक्ट, ये इसका पब्लिकेशन नंबर है 725। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a common misunderstanding about Incoterms is that they determine the terms of the contract of carriage. What is the actual primary scope of Incoterms? सभी का मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है सर? इकोटर्म्स क्या बताता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज है करके, बट उसका एक्चुअल स्कोप अलग है। वो कौन सा है हमें बताना है। इकोटर्म्स का लॉन्ग फॉर्म क्या है सर? इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स इसका लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है। ये बायर है ये सेलर है। इको टर्म्स में होता है कि सर बायर या सेलर उसका रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक है, कैरेज जो कॉस्ट है कैरेज का वो कहां से कहां तक पे करेगा, ये बताता है सर इको टर्म्स। दे गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन द, ये रॉन्ग है सर। क्या बोला है ये? रिलेशनशिप बिटवीन सेलर एंड फ्राइट फॉरवर्डर। यहाँ पे बायर सेलर का है, फ्राइट फॉरवर्ड का नहीं है। दे डिफाइन ऑब्लिगेशन बिटवीन द बायर एंड सेलर एंड देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट फॉर कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस एक नैरो ये हो गया सर। इस ये इनकोटम्स थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है। B is wrong. They allocate cost and risk between seller and buyer in a contract of sale. C is correct. जो B वाला है ना, B भी इसमें सर ऐड होता है। जैसे DDP ड्यूटी, ड्यूटी जो पे होता है DDP के इनको टर्म्स है उसमें है सर सेलर ड्यूटी भी पे करेगा बायर के कंट्री में का। ठीक है। They specify the insurance requirement for the carrier's liability. D is wrong. So C is correct. Next question, sir. Match the type of letter of credit column A with its correct description in column B. Column A, column B हमें मैच करना है सर। फर्स्ट है सर, फर्स्ट है बैक टू बैक एलसी। देखिए सर बैक टू बैक एलसी कहां पे मैच होता है? अ क्रेडिट दैट कैन नॉट बी अमेंडेड और कैंसल्ड विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। ये है सर इरिवोकेबल एलसी। इरिवोकेबल एलसी 4 नंबर पे है, इसे आएगा सर ये ऑप्शन में। देखिए सर 4 नंबर पे ये फर्स्ट ही ऑप्शन है। ठीक है। अब बाकी ऑप्शन देखेंगे, ये करेक्ट है सर इसमें। सेकंड क्या है सर? अ फाइनेंशियल टूल where a middleman uses an LC received from the end buyer as a security to open a new LC for their own supplier। ठीक है। बैक टू बैक एलसी का सर बी आएगा। यहाँ पे क्या होता है, जो ओरिजिनल एलसी है, ठीक है, जो सेलर है वो ओरिजिनल एलसी को अगेंस्ट और एक एलसी ओपन करता है सब सप्लायर को, यानी वो सप्लायर को ओरिजिनल एलसी के अगेंस्ट दूसरा एलसी इश्यू कर देता है। डिफर्ड पेमेंट एलसी 3 नंबर। नेक्स्ट क्या है सर?
A credit that allows for an advance payment to the beneficiary secured by warehouse receipt proving the goods are stored. ये सर है ग्रीन क्लॉज एलसी। ग्रीन क्लॉज एलसी में क्या आएगा सर? सी। तो एक ही बचा, डी आएगा सर डेफर्ड में। यूजर्स क्रेडिट वेयर पेमेंट इज मेड प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट विदाउट द नीड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिफर्ड पेमेंट में, डिफर्ड पेमेंट में सर, डिफर्ड पेमेंट एलसी में बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं लगता। यूजर्स में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज लगता है, याद रखिए। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है सर। अंडर व्हाट कंडीशन इज अ रिएम्बर्सिंग बैंक ऑब्लिगेटेड टू ओनर अ रिएम्बर्समेंट क्लेम? जब ईएलसी में सर बताया जाता है कि रिएम्बर्सिंग बैंक कौन सा है, और उसमें सर रिएम्बर्समेंट अंडरटेकिंग होता है। व्हेन देयर इज अ रिएम्बर्समेंट अंडरटेकिंग देता है तब रिएम्बर्समेंट बैंक ऑब्लिगेटेड है। ये उसका आंसर है। क्वेश्चन टू, फॉर व्हाट कंसिक्वेंसेस डज रिएम्बर्सिंग बैंक एज्यूम नो रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन से सिचुएशन में सर रिएम्बर्सिंग बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती? आंसर, delays, loss in transit, and business interruption from force majeure events. Question 3, sir. If exporter fails to ship goods after receiving advance under Red Clause LC, which bank bears the loss? Red Clause LC में क्या होता है सर? मैन्युफैक्चरिंग के लिए एडवांस होता है, तो उस केस में लॉस होता है सर इश्यूइंग बैंक को। Which type of letter of credit is synonymous with document again payment? मैं डॉक्यूमेंट दूंगा, आप मुझे पेमेंट दीजिए। अभी हमने देखा था सर ये साइट ईएलसी है। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस वो होता है यूजांस। यहां पे लिख देता हूं मैं, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस ये होता है सर यूजांस। डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करना है। Which UCP 600 article status banks are not responsible for the genuineness or accuracy of documents? Article 34 of UCP 600. What is the minimum insurance coverage percentage of the invoice value if LC does not specify any amount? अभी हमने एक स्टडी में देखा था सर 110% ऑफ इनवॉइस वैल्यू होना चाहिए। Which type allow the original beneficiary to transfer the credit to multiple secondary suppliers? ट्रांसफरेबल एलसी में आप जो भी क्रेडिट है वो आप ट्रांसफर कर सकते हो सेकेंडरी, बट सेकेंडरी सप्लायर आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, एक ही बार ट्रांसफर होता है, बट वो मल्टीपल सेकेंडरी सप्लायर्स में होता है। सपोज सर एलसी इसको आया है, ये फर्स्ट बेनिफिशियरी है, तो ये 1 2 3 4 ऐसे ट्रांसफर कर सकता है, बट ये आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बिफोर द ड्यू डेट दैट अ रीएम्बर्समेंट क्लेम कैन बी प्रेजेंटेड? क्या पूछा है सर? जो भी रीएम्बर्समेंट क्लेम है मैक्सिमम कितने डेज बिफोर ड्यू डेट के पहले हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसका आंसर है सर 10 डेज। इसका मीनिंग क्या है सर? अ बैंक कैन नॉट आस्क फॉर रिएम्बर्समेंट टू अर्ली। इफ देयर इज अ ड्यू डेट फॉर क्लेमिंग मनी, द क्लेमिंग बैंक मस्ट वेट until the last 10 days before the due date. Example sir, due date 30 जून का है, claim cannot be presented before 20 June. Claims must be 20 June to 30 June only. ठीक है, समझने के लिए एग्जांपल लिया है।